कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि डीमंस असल में इंसानों के साथ ही रहा करते थे और इंसानों की मुसीबत में उनके गार्डियंस बन के उनकी हेल्प करते थे। सीन कट होता है और हमें फीमेल लीड दूही को दिखाया जाता है जो अंधेरे में किसी से डर के भाग रही थी। वो एक जगह पे रुक जाती है, सामने देखती है तो कोई उसकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है कि पता नहीं ये मुझे मारने आ रहा है या मुझे बचाने आया है। मुझे पता नहीं है कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, और चाहे जो भी हो वो उस आदमी की तरफ भागने लग जाती है। इसी के साथ सीन कट होता है और हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक चर्च में लोग बहुत डरे हुए थे और गॉड से प्रे कर रहे थे, और वहीं चर्च का फादर उनको डीमंस के बारे में बता रहा था। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर काले कपड़ों में गुवान आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डीमन आ गया कहकर भाग जाते हैं। गुवान यहाँ पर अपना फेस रिवील करता है और हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है और वो यहाँ से जाने ही लगा था कि तभी एक छोटी सी बच्ची गुवान पर एक क्रॉस फेंक कर मारती है, जिससे उसके फेस पे एक कट लग जाता है। तभी चर्च का फादर बच्ची को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो बच्ची वहाँ से नहीं जाती, तो गुवान वो क्रॉस उठाकर दोबारा से बच्ची के हाथों में देकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए उसके फेस का कट भी गायब हो जाता है। चर्च से बाहर आते ही वो चुटकी मारकर अपना ड्रेस चेंज कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है और बताता है कि इंसानों के 3 दुश्मन होते हैं, पहला उनकी बॉडी, दूसरी उनकी जरूरतें और तीसरा इवल स्पिरिट्स। थोड़ी देर में वो समंदर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर एक आदमी मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गुवान उसके पास आकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी टाइम से भूखे हो, क्या तुम्हारी विश है अपनी भूख मिटाने की? वो आदमी कहता है कि हाँ, पर मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है। गुवान कहता है कि ये तुम्हें किसने कहा? देखो चारों तरफ समंदर में मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। ये कहकर वो चुटकी मारता है तो समंदर में बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं, जो देखकर वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और गुवान को कहता है मुझे समझ आ गया कि तुम कोई राक्षस हो। तो ये सुनकर गुवान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे राक्षस कहने की? तो वो आदमी कहता है कि तो फिर तुम जरूर कोई ड्रैगन किंग होगे। गुवान कहता है कि मैं उसके जैसा बुढ़ा नहीं हूँ। तो वो आदमी कहता है तो फिर तुम जरूर कोई फोक्स होगे। गुवान कहता है कि उनसे कुत्ते जैसी बदबू आती है। तो वो आदमी कहता है तो फिर तुम हो कौन? गुवान कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का डीमन हूँ, जिसे तुम इंसान इवल स्पिरिट्स बुलाते हो। ये सुनकर उस आदमी को बिलीव नहीं होता और कहता है कि शायद मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए मैं कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बड़ी मछली उसकी तरफ आ रही है, जो आकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिसे सुनकर उसे सच में गुवान की बातों पर यकीन होने लगता है और कहता है कि क्या तुम सच में मेरी विश पूरी कर सकते हो? तभी गुवान उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी ये विश फ्री में पूरी नहीं होगी, बदले में तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। ये डील 10 साल की होगी और इन 10 सालों में तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे और इसके बाद तुम मर जाओगे और तुम्हारी सोल अंडरवर्ल्ड चली जाएगी। वो आदमी कहता है कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड है क्या? गुवान कहता है कि जिसे तुम इंसान नरक कहते हो। पर वो आदमी इतना ज्यादा भूखा था कि वो कुछ भी नहीं सोचता, बस अपनी बाकी जिंदगी की भूख मिटाना चाहता था, इसीलिए कहता है कि मैं इस डील के लिए तैयार हूँ। तो गुवान उसकी उंगली में सुई चुभाकर खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि डीमंस इसी तरह इंसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उनको लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं, और इसके बाद ही वो आदमी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और गॉड का शुक्रिया अदा करता है। गुवान उसको कहता है कि 10 साल बाद मिलते हैं और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, यानी कि 2023 में, जहाँ पर कोरिया की सीईओ का अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है, जहाँ हम अपनी फीमेल लीड दूही को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी फ्लर्ट करने आ जाता है। वो उसको यहाँ की वेट्रेस समझ रहा था, मगर तभी अनाउंस होता है कि इस साल का अवार्ड दूही को मिलेगा, जो सुनकर उस बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ दूही अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है और ये अवार्ड मेरे ग्रुप कंपनी की तरफ से दिया जा रहा था। सीन कट होता है और हम फिर से दूही को देखते हैं, जो न्यूज में उनकी कंपनी का हाल ही में रिलीज किया गया किलिंग जूस का आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसमें जानबूझकर उनके प्रोडक्ट के बारे में किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके बारे में वो अपनी मैनेजर मिस चिन को पता करने को बोलती है और इसके बाद वो अपने दूसरे ऑफिस जाने की बात करती है, जिस पर मिस चिन कहती है कि आप इसे ऐसे ही अवॉइड नहीं कर सकती। तो दूही कहती है कि मेरे पास इन ब्लाइंड डेट्स के लिए कोई भी टाइम नहीं है। मिस चिन कहती है कि इससे मैडम जू बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी
और तभी दूही को मैडम जू का कॉल आ जाता है। तो उनके कुछ कहने से पहले ही दूही उनको कहती है कि क्या आपने अपना चेकअप करवा लिया। मैडम जू पूछती है कि क्या तुम्हें मिस शिन ने बता दिया कि आज तुम्हें कहाँ पर जाना है। दूही यहाँ पर अपने एक इम्पोर्टेंट काम का बहाना देने लग जाती है। ये सुनकर मैडम जू कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी अपना इलाज बंद कर देती हूँ। अगर तुम डेट पर नहीं जाओगी तो मुझे भी अपना चेकअप करवाने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर दूही मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ और अब आप भी अपना चेकअप करवा लेना। जो सुनकर ही मैडम जू कॉल काट देती हैं। इधर दूही मिस शिन से पूछती है कि मुझे कितने टाइम तक उस डेट वाले बंदे के साथ रहना होगा। मिस शिन बताती है कि बस आधे घंटे तक। तो इसीलिए दूही उस डेट पर चली जाती है। इधर हम गुवान को एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थीं, जिसमें से एक घड़ी पर 12 बजते ही गुवान अपने शिकार पर निकल जाता है, जो कि एक माफिया गैंग का बॉस होता है। वो अंदर आराम कर रहा था और बाहर उसके बॉडीगार्ड वेट कर रहे थे। तभी अचानक से उसके सामने सब कुछ रुक जाता है और सामने से अपना गुवान एंट्री मारता है, जो उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। मगर वो माफिया बॉस वहाँ से भागने लगता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसीलिए वो गुवान को कहता है कि तुम मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा और लंबा हो जाए। लेकिन गुवान कहता है कि अब कोई भी रास्ता नहीं है, तुमने डील की थी और अब टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम्हारी सोल का अब इस दुनिया से जाने का टाइम हो चुका है। हमें पता चलता है कि इस आदमी ने भी बेशुमार दौलत के लालच में गुवान का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। मगर वो गुवान को बहुत सारे ऑफर्स देने लगता है कि मेरी जगह मेरे सारे बॉडीगार्ड्स की रूहों को ले लो, मगर गुवान तो उसकी एक भी नहीं सुनता। इसीलिए वो माफिया बॉस गुवान को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, उल्टा उसी के हार्ट में पेन शुरू हो जाती है। गुवान उसको बाय कहता है और कहता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी, और इतना कहते ही वो मर जाता है। तो गुवान उसकी आंखें बंद करके वहाँ से निकल जाता है। फिर उस माफिया के गार्ड अंदर आ जाते हैं, जो अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक ने गुवान को यहाँ से जाते हुए देख लिया था। सीन कट होता है और हमें गुवान का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ से वो घड़ी गायब हो जाती है जिसमें 12 बजे थे। यानी कि वो घड़ियाँ उन इंसानों की लाइफ लाइन थी जिनके साथ गुवान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगले सीन में हम दूही को देखते हैं जो रेस्टोरेंट आ गई थी, मगर एक वेटर जाकर उसको बताता है कि एक कस्टमर ने ये सारी जगह बुक कर ली है। तो दूही का आज बर्थडे था, तो इसीलिए उसको लगा कि मैडम जू ने उसको मेरे बर्थडे के बारे में भी बता दिया होगा। दूही उसको कहती है कि मैं तुम्हारे उसी मेल कस्टमर की गेस्ट हूँ। तो वो वेटर उसको अंदर ले आता है, जहाँ पर दूही को लगता है कि ये शायद वही इंसान है जिसके साथ मैं डेट पर आई हूँ। वो जाते ही कहती है कि मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है, इसीलिए मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मगर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा गुवान निकलता है, जिसे दूही देखती ही रह जाती है। गुवान भी फुल अपने ओरा में होता है। वो कहता है कि तुम शादी अपने काम से करो या फिर अपने पिलो से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें किसी को ऐसे ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने का शौक है तो मैं तुमसे तुम्हारा बैंक अकाउंट का पासवर्ड जानना चाहूंगा। ये सुनकर दूही चिढ़ जाती है और कहती है कि क्या हम साथ में स्कूल गए हैं। गुवान फिर से कहता है कभी नहीं। दूही कहती है कि क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है। गुवान कहता है कोई चांस ही नहीं। दूही चिढ़ते हुए कहती है कि अगर हम कभी साथ में स्कूल नहीं गए, हमने किसी को डेट नहीं किया, तो आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? गुवान कहता है कि मेरे सामने तुम इंसानों की कोई औकात नहीं है। ये सुनकर दूही को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे मैडम जू का मैसेज आ जाता है, जो कहती है कि तुम्हारी डेट अच्छी जा रही है ना, अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या करूँगी। इसीलिए दूही अपने फोन पर 30 मिनट का टाइमर ऑन करती है और वहाँ पर चुपचाप बैठ जाती है। गुवान कहता है कि अबे बदतमीज लड़की, मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है, वो भी शांति से खाना खाने के लिए। दूही कहती है कि अच्छी बात है। गुवान कहता है कि क्या तुम पागल हो, शहर में इतने ज्यादा रेस्टोरेंट हैं, क्या तुम कहीं और नहीं जा सकती? तो दूही कहती है कि तुम ही जाओ, तुम्हें तो पता ही होगा उन जगहों के बारे में। और इससे गुवान को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये पागल कहीं की इतनी जिद्दी क्यों है। दूसरी तरफ हम दूही की असली ब्लाइंड डेट्स को देखते हैं, जो किसी अलग ही रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और वो दूही का प्रोफाइल देख रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो 11 साल की थी और तभी उसके मॉम एंड डैड की डेथ हो चुकी थी। तब मेरे ग्रुप की चेयरमैन ने दूही को अडॉप्ट कर लिया था और अब वही उनका मेन बिजनेस चला रही है, जिससे हमें समझ आता है कि दूही गलती से दूसरे रेस्टोरेंट में आ चुकी है और गुवान को अपना ब्लाइंड डेट समझ रही है। दोनों शांति से खाना खा रहे थे, मगर दूही उसे सवाल करने लगती है और इससे गुवान का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है शांत नहीं रह सकती क्या? पहले ही तुमने मुझे यहाँ पर आकर
बहुत ही ज्यादा तंग किया है। ये सुनकर दूही कहती है कि मुझे भी यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं था, बस कुछ मिनट्स के लिए शांत रहो और अपने बिहेवियर को जरा ठीक करो। कब से तुम मुझसे रूडली बात कर रहे हो? जिस पर गुवान कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर सबसे ज्यादा रूड हरकत की है। दूही कहती है कि तुमने मुझसे रूड होकर बात की, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा ही आईना दिखा रही हूँ। फिर वो उसको कहती है कि हमें कुछ बहानों के बारे में सोच लेना चाहिए, जिससे हम हमारी फैमिलीज को कन्विंस कर सकें कि हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। दूही तो खुद ही उसे आइडियाज दिए जा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था, इसीलिए वो दूही को कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर लेने क्या आई हो? दूही कहती है कि मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं है, मैं बस ऊपर वाले का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। गुवान शौक हो जाता है और कहता है कि ऊपर वाले। दूही कहती है कि मैं ऑलमाइटीज के ऑर्डर्स को कैसे मना करूं? दरअसल मैडम जो को वो प्यार से ऑलमाइटी ही बुलाती थी और गुवान ऑलमाइटी का मतलब गॉड समझ लेता है, जिससे वो थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और क्यों आई हो? तो दूही अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर उसको देती है और गुवान को भी अपना बिजनेस कार्ड देने के लिए कहती है। गुवान कहता है कि मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देता। इस पर दूही कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी यहाँ पर फोर्सफुली आना पड़ा और इसीलिए अब हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन से बचकर निकल सकें। तो गुवान उसको अपना बिजनेस कार्ड दे देता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो सुनवाल फाउंडेशन का ओनर है, लेकिन दूही को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस पर गुवान तो उसको अपने फाउंडेशन के बारे में लेक्चर देने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरे लेजेंडरी फाउंडेशन के बारे में कुछ नहीं पता? न्यूज़पेपर में उसका पोस्टर भी दिखाता है और कहता है कि मेरा फाउंडेशन जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, कोई पेंटर्स हैं, इन जैसे बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट करता है, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। तो तुम इसके बारे में कैसे नहीं जानती? यहाँ पर दूही उसके लेक्चर से बहुत इरिटेट हो जाती है। वो कहती है कि मुझे सारी ट्रेडिशंस के बारे में पता है, पर मेरी सोच थोड़ी सी मॉडर्न है। तो गुवान कहता है कि ऊपर वाले का क्या ऑर्डर है? तो ये सुनकर दूही कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? गुवान कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? दूही कहती है कि अब तुमने पूछ ही लिया है तो हम इस ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर ही लेते हैं। गुवान शॉक हो जाता है और कहता है कि ब्लाइंड डेट? दूही कहती है कि हम दोनों यहाँ पर इसीलिए साथ हैं ताकि हम शादी कर सकें। ये सुनकर गुवान कहता है कि क्या गॉड हमारी सेटिंग करवाना चाहते हैं? ये सुनकर दूही हंसने लगती है और कहती है कि उनको गॉड बुलाना तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मैंने तो बस उनका नाम ऑलमाइटी जू करके सेव किया है, तुमने तो उनको भगवान ही बना दिया। तब गुवान को समझ आता है कि ऑलमाइटी जू एक इंसान है और फिर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझे नर्वस फील करवाया। तभी हम देखते हैं कि वही माफिया बॉस के गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और दूही का सेट किया हुआ 30 मिनट का टाइम भी पूरा हो जाता है, इसीलिए वो गुवान को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। और इधर वो गुंडे भी गुवान के पास आ रहे थे, मगर तभी एक वेटर उनके रास्ते में केक लेकर आ जाता है, जिनमें से एक गुंडा केक की प्लेट को उछाल देता है और वो केक सीधा दूही की तरफ ही आ रहा था। मगर तभी गुवान आकर दूही को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से केक को भी पकड़ लेता है। दूही तो गुवान को देखती ही रह जाती है और उसके हसीन चेहरे पे फिदा हो जाती है। इसीलिए वो कहती है कि मैं अभी आई वॉशरूम से होकर, जिसके जाने के बाद गुवान तो बड़े प्यार से केक को ही देखी जा रहा था और कहता है कि इसकी वजह से अभी मेरा केक खराब हो जाता, और फिर वो केक को लेकर खाने के लिए बैठ जाता है। इधर दूही तो कुछ और ही समझ बैठी थी कि इसने तो मेरे बर्थडे के लिए केक भी मंगवाया है, शायद ये इतना भी रूड नहीं है, मेरे लिए बर्थडे केक लेके आया, वो भी इस तरह से, काफी यूनिक सोच है इसकी। ये कहकर वो तो गुवान की तारीफ ही करी जा रही थी। इधर गुवान भी केक को काटने ही वाला था, लेकिन वो माफिया का गुंडा उसका फर्स्ट बाइट गिरा देता है और उसे धमकाने लग जाता है और कहता है कि आखिर तू है कौन और तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है, तूने हमारे बॉस के साथ क्या किया? लेकिन गुवान अभी केक खाने के मूड में था, इसीलिए वो उसको कहता है कि अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैंने 1 महीने पहले से इस रेस्टोरेंट को बुक किया था सिर्फ शांति से इस केक को खाने के लिए, सो प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करो, पहले मैं ये प्यारा सा केक चख लेता हूँ फिर तुम लोगों को देखता हूँ। ये कहकर वो दूसरी बाइट खाने जाता है, मगर वो गुंडा उसे भी गिराकर केक को खराब कर देता है, जिससे गुवान को उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। गुवान उनको कहता है कि तुम सब गंदी नाली के कीड़े हो। ये सुनकर वो गुंडा अपने गुंडों को कहता है कि इसको मारो। पहला गुंडा उसको हथियार निकाल कर मारने जाता है, मगर गुवान उसको न्यूज़पेपर में बंद कर देता है। अचानक उस बंदे को गायब देखकर
देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और जब न्यूज़पेपर में उस बंदे की फोटो देखते हैं तो ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। अब दूसरा बंदा अटैक करने जाता है तो गुवान उसको भी पेपर में गायब कर देता है और उसकी भी पेपर में फोटो आ जाती है, मगर फिर सभी गुंडे उसको मारने जाते हैं तो गुवान उस पेपर को फोल्ड करके सबके सरों पर मारने लग जाता है, जिससे वो सभी एक एक करके गायब होने लगते हैं, जिससे उन गुंडों का बॉस तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और आखिर में गुवान उन सभी को पेपर के अंदर ही खींच लेता है। वहीं इधर दूही तो गुवान को सोचकर ब्लश कर रही थी, इसीलिए वो जल्दी से अपना टचअप करके बाहर आने लगती है, लेकिन गुवान तो अपने केक के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। दूही आकर उससे केक के बारे में पूछती है। गुवान कहता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है और अब तुम भी निकलो। दूही कहती है कि पर तुमने मेरा बर्थडे केक कैसे खा लिया। गुवान कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि ये तुम्हारा बर्थडे केक था, और वैसे भी तुम्हारी बर्थडे की मुझे क्यों पड़ी होगी, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तुमने मेरा बहुत ही कीमती टाइम जाया कर दिया। ये सुनकर दूही को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि हमारी कभी भी मुलाकात नहीं होगी। अब गुवान उस न्यूज़पेपर को वॉशरूम में फेंक आता है, जिससे वो सारे गुंडे बाहर आ जाते हैं। इधर दूही वापस जा रही थी, लेकिन उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था, तो वो मिस शिन से पूछती है कि वो आर्टिकल वाला बंदा कौन था। मिस शिन बताती है कि ये काम आपका नाम खराब करने के लिए मैडम जू की बेटी सुवान का है। ये सुनकर दूही कहती है कि आखिर ये लोग मुझे सुकून से क्यों नहीं रहने देते। तभी ट्रैफिक में एक बिल्डिंग के ऊपर दूही मेरे ग्रुप के बारे में एक न्यूज देखती है कि अभी मेरे ग्रुप के अंदर पावर स्ट्रगल कर रही है, यानी कि मैडम जू के बाद कौन कंपनी का चेयरपर्सन बनेगा। इसको लेकर कंपनी के ओनर्स के बीच फाइट शुरू हो चुकी है। इससे फ्लैशबैक शुरू होता है मेरे ग्रुप के बारे में, जिसे एस्टेब्लिश किया था मैडम जू ने, जिनके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा नौसुख, जिसे मैडम जू मेरे ग्रुप संभालने के काबिल नहीं मानती। दूसरी छोटी बेटी सुवान, जिसका हस्बैंड दूसरी कंट्री में रहता है, क्योंकि सुवान को बचपन से ही पेरिस में रहने का बहुत मन था। सुवान के ट्विंस बच्चे हैं, ऑस्टिन और जस्टिन, और नौसुख का एक बेटा है। वहीं मैडम जू का एक भाई भी है, जिसका एक बेटा जूसियुक भी इसी कंपनी का ओनर बनना चाहता है, क्योंकि वो भी मैडम जू की छोटी मोटी कंपनीज को संभालता है। और आखिर में मैडम जू को जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है वो है हमारी दूही, जिसे मैडम जू ने आज से 17 साल पहले अडॉप्ट किया था। तब से वो मैडम जू के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अभी तक सिर्फ दूही को ही अपना सारा काम संभालने की परमिशन दी है, जिस वजह से मैडम जू के बच्चों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर मैडम जू के रहते वो उसे कुछ भी नहीं कह पाते। मगर दूही ये सब अच्छे से जानती है कि वो इन सब के लिए एक वायरस की तरह है। मगर मैडम जू दूही के बिना कोई भी काम नहीं करती। इधर यहाँ पर दूही को एक अननोन नंबर से कॉल आती है, जिसका नाम था तीजुन, जो मेरे ग्रुप कंपनी का फाइनेंशियल हेड था। वो दूही को बताता है कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप मेरे ग्रुप की चेयरमैन बन सकती हैं। मगर तेजुन वो उसको ये बात फोन पर नहीं बताते। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो बाद में मुझे कांटेक्ट करना। दूही इससे पहले उसे कुछ पूछ पाती वो कॉल काट देता है। मगर दूही को इस पावर स्ट्रगल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए दूही मिस चिन को कहती है कि अब ये लोग मुझे भी अपने इस काम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तभी दूही को मैडम जू का मैसेज आता है, जिसमें वो कहती हैं कि लगता है कि मेरा टाइम आ गया है, फिर मिलेंगे एक आराम वाली जन्नत में। ये देखकर दूही काफी घबरा जाती है, इसीलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ वो मैडम जू को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैडम जू अब नहीं रही। लेकिन मैडम जू अपनी आंखें खोलती हैं और कहती हैं कि अभी बस करो, मैं बस सो रही थी। ये सुनकर दूही को थोड़ा सा सुकून मिलता है, लेकिन वो उनके इस मजाक से यहाँ से जाने लगती है। मगर मैडम जू उसको वापस बुलाती है और दूही तो उन पर गुस्सा होने लग जाती है। ये सुनकर मैडम जू कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी नहीं मरूंगी। इस पर दूही कहती है कि गॉड झूठे लोगों को हेवन में नहीं आने देते। मैडम जू कहती है कि इसीलिए तो अब मैं अच्छे काम करती हूँ, याद से हर हफ्ते बहुत सारे पैसे डोनेट करती हूँ, जरूरतमंद लोगों की हेल्प करती हूँ, इसीलिए गॉड मुझे हेवन में एंट्री दे ही देंगे। अब दूही उनको कहती है कि अपना ये मजाक अब बंद करें। तो मैडम जू कहती हैं कि एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, और वो सरप्राइज एक बर्थडे केक होता है। दूही कहती है कि आपको पता है ना कि मैं बर्थडे नहीं मनाती। मैडम जू कहती हैं कि इसीलिए तो मैं ये केक लेके आई हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ इन अच्छे पलों को याद रख सकूं, क्योंकि मेरे मरने की उम्र तो हो ही चुकी है। वैसे मेरे मरने के बारे में सुनकर तुम्हें कैसा फील हुआ। दूही कहती है कि ये सब किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। इस पर मैडम जू कहती हैं कि इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरी बात मान लो, आखिर कब तक
तुम ऐसी ही रहोगी। बचपन में भी घर से भागकर तुम कॉलेज चली गई। दूही कहती है क्योंकि आप पहले ही दिन इतनी लंबी कार लेकर मुझे लेने के लिए आ गई थी। जिस पर मैडम जू कहती हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे बच्चे तुम्हें कमजोर समझें। इस पर दूही कहती है तो फिर आपने मेरे कॉलेज के बॉयफ्रेंड को पैसे देकर ब्रेकअप करने का क्यों कहा। मैडम जू कहती हैं क्योंकि मुझे उसकी वाइब्स ही पसंद नहीं थी और वो तुम्हारे लिए सूटेबल तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर वो दूही से ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है, जिस पर दूही कहती है कि बहुत ही बकवास थी। मैडम जू कहती हैं कि लुक्स पर ध्यान ना दो, वो लड़का अच्छा है भले ही दिखता बुरा हो। दूही कहती है कि उसकी बस शक्ल ही अच्छी थी, बाकी तो बदतमीज था। मैडम जू कहती हैं अच्छा तो क्या तुम्हें वो हैंडसम लगा। फिर वो उसको उसकी फोटो दिखाती हैं और कहती हैं कि क्या ये तुम्हें अच्छा दिखता है। दूही फोटो देखकर कहती है कि आखिर ये है कौन, मैं तो गुवान नाम के लड़के से मिली थी। और ये कहकर वो उसका कार्ड दिखाती है। इसके बाद ये दोनों मिस शीन को बुलाती हैं। मिस शीन पता करके बताती हैं कि हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसीलिए जिस लड़के से आप मिली वो कोई और ही था। वहीं दूही को भी रियलाइज होता है कि इसीलिए वो इतना ज्यादा चिढ़ रहा था। इधर दूसरी तरफ हम गुवान को देखते हैं जो गायोन नाम की लड़की का डांस प्रैक्टिस देख रहा था। वहीं सीट पर उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था जिसका नाम था पार्क, और ये वही आदमी था जिससे 200 साल पहले गुवान ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट था, जो मछलियों वाला आदमी था। गुवान ने इसकी सोल को अंडरवर्ल्ड नहीं पहुंचाया था, इसीलिए ये आदमी अभी तक जिंदा है। इधर मैडम जू मिस शिन को कहकर गुवान को कॉल करती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी ने जो तुम्हारा टाइम जाया किया उसके मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन गुवान तो रूडली मना कर देता है। ये सुनकर दूही कहती है कि देख लिया ना आप ये कितना बदतमीज है। लेकिन मैडम जू कहती हैं कि इसे छोड़ो, तुम अपना जल्दी से पार्टनर ढूंढो और शादी कर लो, क्योंकि मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो एक बॉक्स मंगवाती हैं जिसमें 2 अंगूठियां थीं और वो दोनों ही रिंग्स को दूही की फिंगर में पहना देती है और कहती है कि अपना सूटेबल पार्टनर मिलते ही बिना देर किए उसको ये अंगूठी पहना देना। फिर वो उसका बर्थडे केक निकाल कर कहती हैं कि 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ को, इसीलिए अब उनको भूल कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। अब यहाँ पर हमें समझ आता है कि उसके बर्थडे के दिन ही उसके मॉम एंड डैड की डेथ हुई थी, इसीलिए जूही अपना बर्थडे नहीं मनाती थी। लेकिन आज दूही मैडम जू के लिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और इधर मैडम जू फिर से उसके लिए लड़का ढूंढने लग जाती हैं, जो देखते ही दूही काम का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। इधर दूही की कॉल आने की वजह से गुवान को अपने केक की याद आ जाती है, इसीलिए वो चिढ़कर जाने लगता है। तभी पार्क आकर उससे पूछता है कि आप इतने चिढ़े हुए क्यों लग रहे हैं। गुवान कहता है क्योंकि मुझे अपना फेवरेट केक खाने के लिए नहीं मिला। पार्क पूछता है तो फिर आप इतना टाइम कहाँ पर बिजी थे। गुवान कहता है कि एक ब्लाइंड डेट पर था, अभी उसने ये बोला ही था कि स्टेज में डांस कर रही गायोंग चिल्लाकर कहती है कि तुम डेट पर गए थे, आखिर तुम किसे डेट कर रहे हो, क्या वो लड़की मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, कहीं तुम उसके साथ रात को सोते तो नहीं हो। गुवान तो उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि इसे इतनी दूर से सुनाई कैसे दिया। अब गुवान तो अपने काम का बहाना देकर पार्क को यहाँ से लेकर निकल जाता है। इधर मिस्टर तेजुन जो दूही को इन्फॉर्मेशन देने वाला था उसे एक आदमी मार देता है। इधर गुवान अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था और तभी यहाँ पर गायोन चिल्लाते हुए आ जाती है कि आखिर वो लड़की है कौन जिसके साथ तुम डेट पर गए थे। पार्क आकर उसको समझाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्क और गायोन दोनों ही पिछले जन्म से एक दूसरे के साथ हैं। गायोन को गुवान पे क्रश भी होता है, लेकिन गुवान को वो दोनों ज्यादातर इरिटेट ही करते थे, इसीलिए वो उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों को मैंने बेकार में ही जिंदा रखा है। पार्क कहता है कि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप अकेला नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए आपने हमें जिंदा रखा। पर गुवान अपनी अकड़ में कहता है कि मैं एक डीमन हूँ और मैं अकेला ही रहता हूँ, मुझे तुम दोनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं एक इमोर्टल हूँ और तुम्हें क्या पता कि इमोर्टल होने का क्या मजा है। तुम लोग इंसान हो और तुम लोग मेरे मजे को कभी भी समझ नहीं पाओगे। ये कहकर वो उनको काम पे लगने के लिए कहता है। इसके बाद हम दूही को देखते हैं जो एक बीच पर आती है। यहाँ पर वो अपने मोम डैड के साथ आया करती थी। यहाँ वो अपने मोम डैड को याद करके थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। इसके बाद रात हो जाती है और हम गुवान को एक क्लॉक टावर के ऊपर देखते हैं जिसे आज कुछ तो अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ हम दूही को देखते हैं जो रात के 12 बजे के बाद भी बीच पर ही होती है। 12 बजने के बाद वो कहती है कि आखिरकार मेरे बर्थडे का दिन खत्म हुआ। तभी उसका ड्राइवर आता है और कहता है कि
मैडम गाड़ी आ चुकी है। अब रास्ते में जाते हुए उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो देखती है कि उसने जो कैब बुक की थी उसकी लोकेशन अभी भी 17 मिनट दूर की है। तभी वो ड्राइवर को देखती है जिसके गले पर खून के निशान थे, जिस पर वो उससे पूछती है कि अबे तुम कौन हो, और हम देखते हैं कि ये वही इंसान है जिसने मिस्टर तेजन को मारा था। वो गाड़ी रोकता है और कहता है कि तुम ये पूछो कि तुम मरने क्यों वाली हो। इसके बाद वो उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने लग जाता है। इस बीच वो उसको बताता है कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है, और तभी वो उसको बेहोश कर देता है। मगर ये तो दूही ने बेहोश होने का नाटक किया था। इसके बाद वो उस आदमी को कार से धक्का देती है और भाग जाती है। इधर क्लॉक टावर के ऊपर से गुवान अपने शिकार को ढूंढ रहा था जिसकी कोई विश हो या फिर उसको किसी तरह की हेल्प चाहिए। तभी उसकी नजर दूही पर पड़ती है। वो उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है कि मिल गया शिकार। दूही भागते हुए जा रही थी मगर तभी उसके सामने गुवान आ जाता है जिसे देखकर दूही हैरान होती है, और उसके माइंड में यही था कि आखिर ये मुझे बचाने आ रहा है या फिर मुझे मारने आ रहा है। उसे शक भी हो रहा था कि कहीं ये किलर और ये आदमी साथ में मिले तो नहीं, पर जो भी हो वो गुवान की तरफ भाग के जाती है। वो उसे हेल्प करने के लिए कहती है मगर गुवान कहता है कि इससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। दूही कहती है कि प्लीज अभी सबका टाइम नहीं है। गुवान कहता है कि ठीक है फिर तुम देख लो, मैं जा रहा हूँ। दूही उसे रोकती है और डील के लिए मान जाती है। गुवान कहता है कि वैसे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने से पहले किसी की हेल्प नहीं करता, पर इस आदमी को देखकर मेरे हाथों में खुजली हो रही है, इसीलिए गुवान उस गुंडे को मारने जाता है। और इधर मौका देखकर दूही भी कार के पास चली जाती है। वो कार को स्टार्ट करके यहाँ से जा ही रही थी कि तभी गुवान उस किलर को कार के ऊपर फेंकता है। इससे दूही बहुत ही ज्यादा डर जाती है। गुवान उसकी तरफ आ रहा था और उसकी आंखें फुल रेड हो चुकी थीं, और ये देखकर दूही घबरा कर कार से निकल जाती है और ब्रिज के पास जाकर छुप जाती है। अब गुवान उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें हमारी डील तो याद है ना। दूही जैसे ही उसके हाथ में अपना हाथ देती है, गुवान के हाथ में जो क्रॉस का निशान था वो ग्लो करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी इतने में वो किलर कार को बहुत तेजी से उनकी तरफ ला रहा था, जिसे देखकर दूही तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मगर गुवान उस कार को देखकर एक चुटकी मारता है लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं करती। दूही का हाथ भी डर के मारे छूट जाता है और वो नीचे गिरने लग जाती है, लेकिन गुवान भी उसके साथ ही कूद जाता है। पानी में गिरने के बाद गुवान बेहोश हो जाता है और वो नीचे डूबता ही जा रहा था। दूही तो ऊपर तैरने लग जाती है मगर गुवान को डूबता हुआ देखकर वो उसको बचाने जाती है। जब वो नीचे जाती है तो वो गुवान को ऊपर नहीं खींच पा रही थी, मगर तभी गुवान के हाथ में जो क्रॉस बना था वो दूही के हाथ में चला जाता है। इसके बाद वो भी बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है और जैसे ही दूही को होश आता है तो वो समंदर के किनारे पर थी। सामने गुवान को खड़ा देखकर वो उसके पास जाती है। जब गुवान उसको देखता है तो उसके हाथ में वो क्रॉस भी देख लेता है। इसके बाद वो बहुत हैरान होकर उसे देखने लग जाता है। तभी पानी की एक वेव उनकी तरफ आती है, मगर जब पानी उनके सर के ऊपर आता है तो पानी रुक जाता है, जिसे देखकर दूही बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और वहीं गुआन भी हैरान होता है। वो कहता है कि थोड़ी देर पहले तो मेरी पावर्स काम नहीं कर रही थी, तो फिर अभी से ये सब कैसे हुआ। तो दूही उसे शॉकिंगली पूछती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और तुम कौन हो। मगर गुआन उल्टा उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है। दोनों एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे होते हैं कि तभी दूही बेहोश हो जाती है और गुआन उसको पकड़ लेता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है पानी में इनके गिरने के बाद का, जब गुआन के हाथ से वो क्रॉस दूही के हाथ में ट्रांसफर हुआ था। तभी ही दूही भी बेहोश हो गई थी और उसके जस्ट बाद गुआन को भी होश आ गया था और उसी ने दूही को बाहर निकाला था। इधर दूही को हॉस्पिटल में होश आता है और उसके माइंड में अभी भी वो सब यादें चल रही होती हैं। वो जल्दी से उठ जाती है और मिस शिन को बताती है कि शायद मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा ख्वाब आया था जिससे अभी मेरा सर बहुत दुख रहा है। लेकिन तभी गुआन यहाँ पर आकर उसका सर दबाने लगता है और गोही बहुत शौक हो जाती है, मगर गुआन तो उसकी बहुत केयर कर रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। दूही को लग रहा था कि ये अभी भी कोई सपना है, मगर गुआन कहता है कि ये रियल है। तभी दूही मिस शिन की तरफ देखती है तो मिस शिन कहती है कि गुआन ने ही मुझे आपकी इस कंडीशन के बारे में बताया था।
और तभी हम आपको यहाँ पर ले आए। हॉस्पिटल देखकर दोही तो हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कब से हूँ। मिस शिन बताती हैं कि 5.5 घंटे हो गए हैं। गुआन फिर से उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारा सर चकरा तो नहीं रहा, या हाथ पैर मूव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। उसकी ये सभी हरकतें देखकर दोही उसको कहती है कि आखिर तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। मगर गुआन तो अब भी उसकी केयर करने में लगा हुआ था। वो कहता है कि तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए आराम करो। मगर दोही उसको देखती रहती है। मिस चिन कहती है कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसके जाते ही दोही गुआन से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। तब गुआन गुस्से से कहता है कि वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। दोही कहती है कि तुम इतने जेंटल कैसे बन गए, वो भी मेरे साथ। गुआन कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि जब अगली बार मिलो तो पोलाइटली बात करूं। तभी दोही कहती है कि इतना भी पोलाइट नहीं होना था। अब मिस चिन को लगेगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। फिर दोही पूछती है कि उस आदमी का क्या हुआ जिसने हम पर हमला किया था। गुआन कहता है कि मैंने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। फिर वो अपने क्रॉस के निशान को दोही के हाथ पर देखकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो। दोही कहती है कि बस मेरी बॉडी में थोड़ी पेन हो रही है, तुम अपना बताओ। गुआन कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था। फिर दोही उसको कहती है कि ये टैटू मेरे हाथ में कैसे आया, कितना भद्दा दिख रहा है। ये कहकर वो उसको मिटाने की कोशिश करने लग जाती है। फिर गुआन उसको रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन दोही तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पानी मारकर उसको मिटाने की कोशिश कर रही थी। वहीं गुआन उसको रोकता है और कहता है कि प्लीज इसको कुछ मत करना, तुम इसको खराब कर दोगी। तभी अचानक दोही को कल रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। उनका पानी में गिरना और फिर पानी का अचानक से उनके ऊपर आकर रुक जाना, इससे वो तो शॉक हो जाती है। पर दोही कहती है कि शायद मैंने कल रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। फिर वो गुआन से पूछने लग जाती है कि हम दोनों तो साथ थे, तो हम रात को कहाँ गए थे, और ये बकवास सा टैटू मेरे हाथ में किसने लगा दिया। फिर वो कहती है कि मैं इस टैटू को हटाने जा रही हूँ। गुआन उसको कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकती। गुआन उसको कहता है कि मेरे टैटू को छूने के बारे में सोचना भी ना। दोही कहती है कि ये हाथ मेरा है, मगर गुआन कहता है कि ये टैटू मेरा है, मुझे पता नहीं है कि ये तुम्हारे हाथ में कैसे चला गया है। दोही कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा हाथ छोड़ो। मगर गुआन तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ता और कहता है कि पता नहीं तुम मेरे टैटू के साथ क्या करोगी। इसीलिए दोही गुआन को दूसरे हाथ से थप्पड़ मारने लगती है। मगर तभी गुआन की पावर्स काम करने लगती हैं, इसीलिए वो अपनी पावर से दोही के हाथ को रोक लेता है। दोही अपना हाथ मूव ही नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो बहुत हैरान होती है। मगर जैसे ही गुआन दोही का हाथ छोड़ता है, उसकी पावर्स वापस चली जाती हैं और दोही के हाथ का जोरदार तमाचा पड़ता है गुआन के मुंह पर, जिससे गुआन तो दूर जाकर गिरता है। दोही कहती है कि मैंने इतना जोर से थप्पड़ मार दिया, ये कैसे हो सकता है। फिर गुआन उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा टैटू चुराने की, जबकि रात को मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। मगर दोही कहती है कि क्या हुआ, मैंने क्या चुरा लिया। गुआन कहता है कि अच्छा ही होता अगर मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया होता। दोही कहती है कि तुम तो कल पानी में बेहोश हो गए थे और मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, और अब तुम मेरे ही हाथ का टैटू चाहते हो। ये दोनों यहाँ पर बहस कर रहे थे कि तभी मिस चिन डॉक्टर को लेकर आ जाती हैं। डॉक्टर दोही को चेक करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये बताकर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। तो दोही गुआन को भी यहाँ से निकल जाने का कहती है, पर गुआन नहीं जाता और थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वो उसे कुछ पूछताछ करने के लिए आए थे। अब गुआन को भी वो वहाँ पर देखकर वो दोनों के बारे में सवाल करने लगते हैं कि हमें पता चला कि आप दोनों साथ में थे और आपकी पहली मुलाकात एक डेट से हुई थी। कैस के बाद आप दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर दोनों साथ में चिल्लाकर नहीं का जवाब देते हैं। दोही कहती है कि मुझे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। गुआन कहता है कि मैं सारी जिंदगी सिंगल रहा हूँ और हमेशा रहना चाहता हूँ। तो मिस चिन पुलिस वालों को कंफर्म करती है कि हाँ, ये दोनों डेट पर ही मिले थे। और तभी गुआन के फोन में एक अलर्ट मैसेज आता है, किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, यानी कि उसे अब उस आदमी की सोल को लेने जाना था। इसीलिए वो दोही को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, स्पेशली अपने हाथ का, और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर मिस चिन पुलिस को कहती हैं कि इस एक्सीडेंट के बारे में बाहर किसी को भी पता ना चले, और इस हादसे के बारे में तो उन्होंने मैडम जू को भी नहीं बताया था, क्योंकि दोही नहीं चाहती थी कि वो उसके लिए और भी ज्यादा परेशान हो। इधर गुआन अपने ऑफिस में आता है तो वो देखता है कि पार्क एक बुक पढ़ रहा है। गुआन को देखते ही वो किताब को छुपाने लग जाता है, मगर गुआन ने देख लिया था, इसीलिए वो उसको किताब वापस करने के लिए कहता है। लेकिन
पार्क कहता है कि नहीं, मुझे भी इसे पढ़ने का पूरा पूरा हक है, और फिर वो भागते हुए ही किताब पढ़ने लग जाता है, जिसमें वो एक जगह पर पढ़ता है कि अगर डीमंस डील को सही से ना कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद किसी की सोल को वापस ना लेके आए, तो उसकी सोल को जहन्नम में डाल दिया जाता है। ये पढ़कर पार्क बहुत हैरान होता है, मगर गुवान उसे बुक छीनकर उसको डांटने लग जाता है। पार्क गुवान को कहता है कि मैं आपका बटलर हूँ, मैं फैमिली की तरह आपके साथ रहता हूँ, इसीलिए मुझे भी पढ़ने दिया करें। फिर गुवान कहता है कि तुम्हें ये मिली कहाँ से, मैंने तो इसे छुपा कर रखा था। पार्क कहता है कि मैं तो बस सफाई कर रहा था और अचानक से ये मेरे हाथ में आ गई। गुवान उसको कहता है कि इस बुक में मेरे बारे में लिखा हुआ है और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि इससे दूर रहना। फिर पार्क उससे पूछता है कि क्या सच में अगर आपने कोई डील सही से नहीं की तो आपको हेल में डाल दिया जाएगा। गुवान कहता है कि हाँ, यही सच है। तो पार्क को उसकी फिक्र होने लगती है। वो कहता है कि आपको नया डील कितने दिनों में करना पड़ता है। गुवान कहता है कि पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अभी तुम ये सब छोड़ो। फिर वो उसको दूही का बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। पार्क कहता है कि ये लड़की है कौन और आपको इसके बारे में इतना सब क्यों जानना है। गुवान उसको गुस्से से देखने लग जाता है। पार्क कहता है कि कहीं ये आपकी कल वाली डेट तो नहीं है जिसकी वजह से आप अपना फेवरेट केक नहीं खा पाए थे। गुवान कहता है कि ये चोर है। तो पार्क मजाक में कहता है कि अच्छा, इसने आपका दिल चुरा लिया। गुवान गुस्से में पार्क को सजा देने लगता है। जब वो अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, मगर तभी उसको याद आता है कि वो तो अपनी पावर्स का यूज ही नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो अपना हाथ जल्दी से नीचे कर लेता है। पार्क ने नोटिस कर लिया था कि उसके हाथ से वो निशान गायब हो चुका है, तो उससे पूछता है कि क्या कुछ मिसिंग है। गुवान बहाने मारने लगता है और कहता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन पार्क कहता है कि आपका टैटू कहाँ गया और आज आप इतना अजीब क्यों लग रहे हैं। गुवान अपनी नजरें चुराते हुए कहता है कि अबे जा ना, सब कुछ ठीक है। पार्क को शक हो गया था, इसीलिए वो टेस्ट करने के लिए पानी उठाकर गुवान के ऊपर फेंकता है। गुवान चुटकी मारकर उसको रोकने लगता है, मगर उसकी तो पावर्स ही चली गई थी, जो देखकर पार्क भी हैरान हो जाता है कि अगर आपके पास पावर्स नहीं हैं तो फिर आप काम भी नहीं कर पाएंगे और आपको हेल में जला दिया जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, हमें सैलरी कौन पे करेगा, मैंने अभी अभी तो लोन लेकर अपनी कार ली है। गुवान उसको कहता है कि तुम्हें अभी भी अपनी कार की परी है, इधर मेरी पावर्स चली गई हैं। फिर पार्क कहता है कि अच्छा, तो इसी लड़की ने आपकी पावर्स चुराई हैं। गुवान कहता है कि पता नहीं यार, हुआ क्या, हम दोनों पानी में डूब रहे थे और जब मैं सुबह उठा तो वो क्रॉस गायब था, इसीलिए इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करके मुझे बताओ। ये कहकर वो सोल को कलेक्ट करने के लिए निकल जाता है। पार्क कहता है कि आपके पास तो पावर्स ही नहीं है, तो फिर आप उस आदमी की सोल को कैसे निकालेंगे। गुवान अपने फुल ओरा में कहता है कि मैं एक डीमन हूँ ब्रो, इसीलिए मुझे कई 100 सालों से इसका एक्सपीरियंस है, ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। ये कहकर वो सोल को कलेक्ट करने के लिए चला तो जाता है, पर वो आदमी एक एथलीट था, वो भी एक बॉक्सर, जो गुवान की ही धुलाई कर देता है। फिर गुवान उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, इसीलिए वादे के मुताबिक अपनी बॉडी को छोड़ो और मेरे साथ चलो। लेकिन वो बॉक्सर तो उल्टा गुवान को ही धमकाने लग जाता है। तो गुवान कहता है कि तुम इंसान नहीं सुधरने वाले, ठीक है, एक एक करके आ जाओ, मैं सभी को सबक सिखाता हूँ। और इसीलिए वो सारे बॉक्सर गुवान की बहुत धुलाई करते हैं। अभी गुवान उनसे बचकर भागने लगता है कि दूसरी तरफ से और भी ज्यादा बॉक्सर आ जाते हैं। इसके बाद वो खिड़की से नीचे कूद जाता है, मगर नीचे जाकर भी उसकी अकड़ कम नहीं होती। वो उस बॉक्सर को कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी आकर सबक सिखाता हूँ। और ये कहकर वो उसको मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है। ऊपर से वो बॉक्सर भी उसको मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है और फिर गुवान वहां से गुस्से से चला जाता है। फिर हम दूही को देखते हैं, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर आ गई थी। दूही कहती है कि कल वो गुवान अकेले बैठकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, फिर रात को जब उस किलर ने मुझ पर अटैक किया था, तब भी अचानक से वो मुझे बचाने आ गया था। ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, वो जरूर किसी प्लान के साथ ही मुझे अप्रोच कर रहा है। मिस यिन पूछती है कि कैसा प्लान हो सकता है। दूही कहती है कि वो कह रहा है कि उसने मुझसे कोई डील की है। तभी मिस यिन बताती है कि मैडम जू की बेटी सुवान ने जो उनके नए जूस के बारे में गलत आर्टिकल पब्लिश करवाया था, उसकी वजह से उनकी कंपनी के शेयर 10% से भी ज्यादा डाउन हो चुके हैं। इसीलिए दूही मिस यिन को कहती है कि उस पर नजर रखो, और अभी वो मैडम जू से मिलने के लिए निकलती है। इधर हमें उस अटैकर को दिखाया जाता है जिसने दूही पर हमला किया था, और उसी ने ही दूही को जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी उसको भी मारा था। उसके रूम में हम देखते हैं कि बहुत सारे मास्क पड़े हुए हैं और सामने काफी सारी गर्ल्स की फोटोज भी होती हैं, जिनमें से अभी उसका टारगेट दूही है। तो ये दूही को क्यों मारना चाहता है और मैडम जू के साथ इसका
क्या रिलेशन है, ये तो हमें कहानी में आगे जाके ही पता चलेगा। क्योंकि जब वो दूही को मारने गया था तो उसने कहा था कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो वो बाहर आकर चेक करता है और वो इस घर का मालिक होता है। दरअसल इस घर में कुछ लोगों ने एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए इस घर को रेंट पर लिया था और शायद इस किलर ने उन सभी को मार दिया होगा और शायद उन्हीं में से एक एक्टर की आइडेंटिटी लेकर यहाँ पर रह रहा है। घर का मालिक कहता है कि मैंने दूसरे लोगों को काफी टाइम से यहाँ पर नहीं देखा। वो कहता है कि वो पहले मुझे खुद आकर रेंट पे करते थे, लेकिन अब मुझे ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है, इसीलिए मैं दूसरों से एक बार मिलना चाहता हूँ। तो वो किलर बहाना लगाता है और कहता है कि अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, वो सभी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। अब घर के मालिक ने उनकी टीम के साथ इस किलर को कभी भी नहीं देखा था, इसीलिए वो उसको कहता है कि तुम शायद उनके क्रू में नए होगे, क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी नहीं देखा है। किलर कहता है कि हाँ, मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले ज्वाइन किया है। अब किलर तो और कोई बात करना ही नहीं चाहता था, लेकिन घर का मालिक उसे सवाल करी जा रहा था और तभी घर का मालिक किलर के हाथों में थोड़ा सा खून देखता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये खून जैसा क्या है। किलर कहता है कि ये तो नकली है, क्योंकि हम एक्टिंग करते हैं तो ये लगाते रहते हैं। उससे स्मेल भी आ रही थी, इसीलिए किलर कहता है कि तुम एकदम रियल लग रहे हो, कोई देखेगा तो तुम्हें बोलेगा कि तुमने जरूर किसी को मारा है। घर का मालिक कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ और अगर उनमें से कोई आए तो उनको कहना कि मुझसे आकर मिले। किलर अब कोई और चांस नहीं लेना चाहता था, क्योंकि घर के मालिक ने उसको देख लिया था, इसीलिए वो उसको घर की सीलिंग की लीकेज का बहाना लगाकर अंदर बुलाता है और उसे भी मार देता है। इधर दूही मैडम जू से मिलने आई थी और उसे उस किलर की बात याद आ जाती है कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। इधर मैडम जू को भी शेयर्स की वैल्यू गिरने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो दूही से पूछती है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। दूही उनको नहीं बताती कि इसके पीछे आपकी बेटी सुवान थी। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर लूंगी और जिसने भी ये सब किया है उसके पीछे मिस शिन लगी हैं। इसके बाद दूही मैडम जू को उनके घर छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ दोनों साथ में पौधों को पानी देती हैं। तो दूही मैडम जू से पूछती है कि क्या आपने कभी मुझसे कोई बात छुपाई है। मैडम जू कहती हैं कि नहीं, कोई भी बात नहीं है। दूही कहती है कि आप श्योर हैं कि आपने मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाई। हम नोटिस करते हैं कि मैडम जू के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं। वो कहती हैं कि आई एम श्योर, मैं तुमसे कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाती। दूही कहती है आपने कह दिया तो फिर मैं मान लेती हूँ, इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जिन पर मैं भरोसा करती हूँ। तभी वहाँ पर जोसियुक आ जाता है, जो मैडम जू को अपनी कंपनी की सेल्स रिपोर्ट दिखाता है। मैडम जू उस फाइल को देखकर उसको वापस कर देती हैं। जोसियुक कहता है कि आंटी कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करें। मैडम जू कहती हैं कि भला इसमें तारीफ करने वाली क्या बात है, ये तुम्हारा ही काम है और तुम्हें ही करना पड़ेगा। तभी दूही ऑफिस जाने की बात करती है। जोसियुक कहता है कि रुक जाओ, मैं भी आता हूँ। अब मैडम जू इन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों शादी कर लो और साथ में ये सारा बिजनेस संभालो। दूही कहती है कि आप फिर से शुरू हो गई। मैडम जू कहती हैं कि क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जोसियुक कहता है कि क्या आंटी आप भी मजाक करना बंद कर दिया करें। दूही कहती है कि इनकी बातों पर ध्यान ना दो, ये बस ऐसे ही लगी रहती हैं। इसके बाद ये दोनों जाने लगते हैं। जोसियुक भी अपनी कार लेकर आया था, लेकिन वो दूही को कहता है कि मैं अपनी कार नहीं लेके आया, इसीलिए वो दूही को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कार से ही ऑफिस छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये भी दूही को पसंद करता है। अब उसने सोचा था कि हम दोनों अकेले होंगे, लेकिन कार में तो मिस शिन भी थी। मिस शिन दूही को कहती हैं कि गुवान ने आपकी जान बचाई, इसीलिए हमें भी अपनी तरफ से अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। दूही कहती है कि हाँ, कभी मिला तो उसे पैसे दे देंगे। जोसियुक पूछता है कि आखिर ये गुवान कौन है। दूही कहती है कि है कोई लड़का जिसके साथ में डेट पर गई थी। ये सुनकर जोसियुक तो अचानक से कार की ब्रेक लगा देता है। अब अचानक से ब्रेक लगने की वजह से मिस शिन की नाक से खून आने लग जाता है, इसीलिए मिस शिन जोसियुक को पीछे भेजकर कार चलाने लग जाती हैं। दोही जोसियुक से पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, मेरे डेट पर जाने का सुनकर तुमने अचानक से ब्रेक क्यों लगाई। जोसियुक कहता है कि तुमने कभी डेट या शादी की बात नहीं की, इसीलिए मैं थोड़ा शॉक हो गया। जोसियुक कहता है कि क्या तुम शादी करने वाली हो। दोही कहती है कि नहीं, वो तो बस मैं मैडम जू की बात मान कर गई थी। ये सुनकर जोसियुक भी कहता है तो फिर मैं भी शादी नहीं करूंगा। दोही कहती है कि क्यों, अब तुम क्यों नहीं करोगे। जोसियुक कहता है कि मुझे लगता है कि आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, इसीलिए मैं भी शादी नहीं कर रहा। तभी दूही नोटिस करती है कि जोसियुक की टाई खराब है, इसीलिए वो उसकी टाई को ठीक करने में उसकी हेल्प करती है, पर वो भी ठीक नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनकी मजाक मस्ती चलती रहती है। इधर गुआन अपनी बुक को पढ़ रहा था। वो ढूंढ रहा था कि अगर मेरा क्रॉस किसी के हाथ में चला जाए तो इसका क्या रीजन हो सकता है और उसे वापस कैसे हासिल किया जाए, लेकिन उसे डायमंड बुक में भी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर वो पार्क को फोन करता है और कहता है कि दूही के बारे में कुछ पता चला।
पार्क उसको बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप है AB और वो मेरे ग्रुप की CEO है। इंडस्ट्री में सभी लोग उसको प्रिंसेस के नाम से जानते हैं और कंपनी में उसको डेवल बुलाया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेकर। कंपनी में सभी लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो परफेक्ट काम करवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए सभी लोगों को पहले से ही रेडी रहना पड़ता है कि दूही उनको कौन सा काम देगी। दूही मैडम जू की असली बेटी नहीं है। उसके पापा एक इंजीनियर थे और उसकी माँ एक सैलून चलाती थी और 17 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी और तब ही मैडम जू ने दूही को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि दूही के फादर ने मैडम जू की कंपनी को बड़ा बनाने के लिए बहुत सी हेल्प की थी। दूही बचपन से ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी जिस वजह से वो स्कूल कॉलेज में हर जगह टॉप पे रहती थी। उसने काफी जल्दी अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था और कॉलेज में रहते ही उसने एक डेजर्ट कंपनी भी शुरू की थी जो कि आज कोरिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है। इधर दूही ऑफिस आती है और सभी लोग जल्दी से काम पर लग जाते हैं। वो आते ही काम पर लग जाती है क्योंकि उस आर्टिकल की वजह से उनकी कंपनी का नाम काफी बदनाम हुआ था। उसको ठीक करने के लिए वो लोग काफी चीजें ट्राई करते हैं और वो मिस चिन को कहती हैं कि आप बस सुवान का पता लगाओ। तो मिस चिन कहती हैं कि मैंने उसका पता लगा लिया है और इसीलिए वो सबको अपना अपना काम बताकर सुवान से मिलने के लिए निकल जाती है। इधर पार्क कुवान को बताता है कि दूही अभी कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है। उसके पुराने रिलेशनशिप भी ज्यादा टाइम तक नहीं चले क्योंकि वो बस काम में ही बिजी रहती थी। अभी तक तो मैं उसके बारे में इतना ही पता लगा सका। ये सुनकर गुवान कहता है कि मुझे वही करना होगा जिसमें मैं बेस्ट हूँ। पार्क कहता है कि अब आप क्या करने वाले हैं। गुवान कहता है कि इंसानों को अपने जाल में फंसाना। इधर हम सुवान को देखते हैं जो शॉपिंग करने के लिए शॉप पर आई थी जहाँ उसका मैनेजर उसको कहता है कि दूही को 10% तक लॉस हुआ है। मैनेजर कहता है कि ये लॉस लगभग 260 बिलियन वोन का लॉस है। सुवान कहती है कि अभी तो ये बस शुरुआत है, वैसे अभी मुझे उसके लिए एक फ्लावर बुके भेजना चाहिए। तभी इसके पीछे से दूही कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुवान दूही को देखकर यहाँ बहुत हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपनी कंपनी में होना चाहिए। दूही कहती है कि मेरी कंपनी में कुछ भी अजीब नहीं हुआ, शेयर्स की वैल्यू तो ऊपर नीचे होती रहती है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी की प्राइवेट लाइफ एक्सपोज हो जाए तो सोचा है कि उसका क्या होगा। अब सुवान को बात समझ नहीं आती इसीलिए वो मैनेजर को बाहर भेज देती है और दूही से पूछती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे ब्लैकमेल करने आई हो। दूही कहती है कि हाँ तुमने ठीक ही समझा। दूही उसको उसकी कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें सुवान किसी और लड़के के साथ थी, यानी कि उसका अफेयर कहीं और भी चल रहा था। सुवान कहती है कि तुम बहुत ही घटिया हो, ये सब तुम्हें कैसे पता चला। दूही कहती है कि अगर तुम प्राइवेट चीजें पब्लिक में करोगी तो किसी की भी नजर में आ जाओगी। तभी दूही को गुवान की कॉल आ जाती है जो कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। तो दूही उसे थोड़ी देर में एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। फिर दूही सुवान को कहती है कि तुमने जो कांड किया है उसे एक दिन तक ठीक करो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फोटोज पब्लिक हो जाएंगी और इसके बाद मैडम जो तुम्हारा क्या हाल करेंगी ये तुम्हें अच्छे से पता है। दूही कहती है कि इसके बाद आइंदा कभी भी मुझसे भिड़ने की कोशिश न करना, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो अपने भैया से करो, मुझसे तो नहीं। इधर हम मैडम जू को देखते हैं जो चर्च में अपनी गलतियों को कन्फेस कर रही थी। वो कहती हैं कि मुझे पता है कि मैं मरने के बाद हेल में जाऊंगी और नरक में जाने के बाद भी मुझे दूही से माफी नहीं मिलेगी। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर दूही के मॉम एंड डैड की मौत हुई थी। तो उनकी कार का ब्लास्ट होने के टाइम वहां पर मैडम जू भी खड़ी थी और उनके सामने ही दूही के मॉम डैड की कार ब्लास्ट हुई थी। तो आखिर दूही के मॉम डैड की डेथ के पीछे क्या राज है ये हमें आगे पता चलेगा और आखिर मैडम जो दूही से क्यों माफी मांगना चाहती हैं इस बारे में भी हमें आगे जाके पता चलेगा। तो इधर हम पार्क को देखते हैं जो सोच रहा था कि क्या बॉस अपना काम कर पाएंगे, लेकिन उसे गुआन पर पूरा भरोसा था कि वो इंसानों को बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा सकता है क्योंकि पार्क खुद ही 2 बार उसका शिकार बना है। जिससे हमें पार्क के पिछले जन्म का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो होपलेस होकर सुसाइड करने जा रहा था क्योंकि उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था। लेकिन तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है गुवान की, जिसे देखकर वो कोई मैजिशियन समझता है। गुवान कहता है कि क्या मैं तुम्हें मैजिशियन लगता हूँ? पार कहता है तो फिर क्या आप जीसस हो? गुवान कहता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तो पार कहता है तो फिर आप कौन हो? गुवान उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि होता है आत्मा को बेचने का एग्रीमेंट। वो उसको ऑफर देता है कि दुनिया में जितने भी सबसे ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट हैं जो कि 2000 से भी ज्यादा है, तुम उन सभी के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी
पार्क पहले की तरह इस बार भी लालच में आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाता है। गुआन पहले की तरह इस बार भी उसकी उंगली में सुई चुभाता है, मगर इससे पार्क को उसकी पिछली लाइफ याद आ जाती है जिसमें उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी, उनको खाया और उनको बाद में बेचा भी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अमीर बन गया। और इसी तरह मछलियां खाते खाते एग्जैक्ट 10 साल बाद वो अचानक से मछलियां खाते ही मर जाता है और उसकी आत्मा हेल में चली जाती है, जहाँ पर उसकी आत्मा को मछलियों की आत्माओं ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। जो याद आते ही वो तो गुआन पर टूट पड़ता है और उसे मारने लग जाता है, लेकिन उसने इस बात भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। तो इसी तरह पार्क पिछले 2 जन्मों से उसके साथ ही है। फिर वो कहता है कि अगर बॉस के पास पावर्स होती तो वो किसी को भी आसानी से अपने जाल में फंसा सकते थे, पर अभी तो उनके पास कोई भी पावर्स नहीं है, तो क्या वो दूही को अपने जाल में फंसा सकेंगे? अब उसकी ये बात गायान सुन लेती है, जो उसके कान में आकर कहती है कि बॉस की पावर्स चली गयी। इसीलिए पार्क कहता है कि बॉस के हाथ से वो क्रॉस गायब हो चुका है, कोई दूही नाम की लड़की है उसके हाथ में चला गया है। इधर दूही उस जगह पर पहुंच गई थी जहां उसने गुआन को मिलने के लिए बुलाया था, और इधर दूसरी तरफ हम गुआन को भी आता हुआ देख लेते हैं। गुआन का हैंडसम सा फेस देखकर दूही तो उसको बस देखती ही रहती है। दूही उसको कहती है कि देखो तो तुम कहां से बीमार लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा तो मुझसे भी ज्यादा शाइन कर रहा है। गुआन फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मेरा चेहरा शाइन कर रहा है? दूही कहती है कि छोड़ो ये सब, पिछली दफा मैंने तुम्हारा काफी टाइम जाया किया था और तुम्हें बहुत तंग भी किया था, इसीलिए ये थोड़े पैसे रख लो, ये मेरी तरफ से कंपलसेशन। गुआन कहता है कि मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा पैसे हैं। दूही कहती है तो ठीक है, फिर अब तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तबीयत खराब होने का तो तुमने बहाना किया था, और अगर तुम किसी डील के बारे में बात करने आए ही हो। उसके ये कहते ही गुआन कहता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे बीच अब कोई डील नहीं होगी। दूही कहती है कि हमारे बीच से तुम्हारा क्या मतलब है? गुआन कहता है कि जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं थोड़ा सा चेंज हो गया हूँ, अब तो किसी काम में मेरा मन भी नहीं लग रहा है और ऐसा मैंने कभी भी फील नहीं किया। दूही कहती है तो फिर किसी डॉक्टर को दिखाओ। गुआन कहता है कि नहीं, सिर्फ तुम ही मुझे ठीक कर सकती हो। इसके बाद वो उसके थोड़ा और पास आता है और कहता है कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, तुमसे मिलने के बाद ही मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये कहकर गुआन तो उसकी आंखों में देखने लग जाता है और दूही भी बस उसे ही देखती रहती है। इसके बाद सीन कट होता है, गुआन दूही को कार से कहीं पर लेके जा रहा था। दूही उसको कहती है कि मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, इसका कोई और मतलब ना समझ लेना। गुआन दूही को कहता है कि अपना हाथ मुझे दो। दूही अपने मन में सोचती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपना लेफ्ट हैंड उसकी तरफ करती है, मगर गुआन कहता है कि मुझे तुम्हारा राइट हैंड चाहिए। दूही का हाथ पकड़ते ही गुआन कार को बहुत तेजी से भगाने लगता है। दूही कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे मारने का इरादा है क्या? गुआन कहता है कि तुम बस देखती जाओ आगे होता क्या है। तभी हम देखते हैं कि दूही के हाथ में वो क्रॉस ग्लो करने लग जाता है, यानी कि गुआन की पावर्स वापस से काम करने लग गई थी और वो बीच ट्रैफिक से ही कार को भगा के ले जाता है, क्योंकि उसे रात के 12 बजे से पहले उस बॉक्सर की आत्मा को बाहर निकालना था और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसको पनिशमेंट मिलती। दूसरी तरफ हम उसी बॉक्सर को देखते हैं जो कि अपने हाथ में आत्मा बेचने वाला एग्रीमेंट पकड़े हुए था, जिसे वो थोड़ी देर बाद फेंक देता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात करने लगता है। मगर तभी वहाँ पर गुआन भी अपनी कार से आ जाता है और बॉक्सर की तरफ अपनी उंगली से इशारा करता है, जिससे वो बॉक्सर वहीं मर जाता है। साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट भी जल जाता है और गुआन के ऑफिस में उसकी लाइफ लाइन वाली घड़ी भी जल जाती है। दूही उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा था? गुआन कहता है कि कुछ नहीं, वो बस मेरे दोस्त थे जिनसे मैं थोड़ी मस्ती कर रहा था। गुआन उसको कहता है कि बस एक और काम करना है। ये कहकर वो उसको एक नदी के पास वाले एरिया में ले आता है, जहाँ पर एक कार में लोगों का रोमांस चल रहा था, जो देखकर दूही अपने मन में कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं जा रहा। गुआन कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ करना चाहिए। दूही कहती है कि हम बस कुछ ही दिन पहले मिले हैं, मगर गुआन कार से निकल जाता है और उसकी तरफ जाकर दरवाजा खोलता है और उसको कहता है कि चलो बाहर करते हैं। दूही कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम लोग ऐसे पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। गुआन उसके पास आता है और कहता है कि हमने बस नदी के आसपास घूमना है और कुछ नहीं करना। ये सुनकर दूही थोड़ी सरप्राइज होती है और कहती है कि अच्छा, ये घूमने की बात कर रहा था। इसीलिए वो थोड़ी एम्बेरेंस होकर नदी के पास आती है। वो कहती है कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रही थी, बस यहाँ का माहौल और टाइमिंग देख के मुझे थोड़ा सा लगा। तभी गुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम अपनी सांसें रोक सकती
हो। अब दूही कहती है कि अब ये सांसें रोकने के लिए क्यों कह रहा है। तभी गुआन उसके पास आकर अपना हाथ उसके फेस की तरफ करता है। फिर वो धीरे धीरे दूही के पास आने लगता है और दूही अपनी आंखें बंद कर लेती है और अचानक से अपनी सुपर पावर्स के जरिए नदी में छलांग लगा देता है। पानी के अंदर वो दूही के हाथ को अपने हाथ के साथ लगाता है और क्रॉस को कहता है कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। दूही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो उसको कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मगर गुआन था कि उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। तभी दूही गुआन को लात मारकर अपने आप को छुड़ाकर बाहर आ जाती है और वो तो काफी ज्यादा घबरा गई थी। तभी गुआन भी बाहर आ जाता है। बाहर आकर चेक करता है और कहता है कि ये अब भी क्यों नहीं आया। दूही तो उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहती है कि मैं बस मरने ही वाली थी और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। तुम्हारी वजह से मैं पानी में दो दो बार डूबते हुए बची। गुआन उसको कहता है कि प्लीज शांत रहो। दूही कहती है कि मैं कैसे शांत रहूं, मैं अभी अभी मरने से बची हूँ, आखिर तुमने ये सब क्यों किया। गुआन कहता है कि मैं कुछ देख रहा था। दूही कहती है तो फिर मुझे पहले बताना चाहिए था। गुआन कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम मना कर देती। ये सुनकर दूही गुस्से से उसकी कार से अपना पर्स निकालती है और उसको पैसे देकर कहती है कि अब से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। ये कहकर वो काफी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। गुआन कार में सोचता है कि अगर पानी के अंदर जाके भी मेरा होली क्रॉस मुझे वापस नहीं मिला तो फिर कैसे मिलेगा। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है और गुआन उस पर भी भड़कने लग जाता है। पार्क कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप उसे अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन आपने तो उसे पानी में डुबा दिया। गुआन कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा था। पार्क कहता है कि आप ही ने तो मुझे दूही पर नजर रखने के लिए कहा था। इसके बाद ये दोनों दूही के पीछे चले जाते हैं। इधर दूही काफी सैड होकर अपने घर जा रही थी। दूसरी तरफ हम उस किलर को देखते हैं जिसने जब तेजुन को मारा था तो उसका मोबाइल भी रख लिया था। उसके फोन में दूही के बचपन की एक फोटो थी जिसमें वो अपने मॉम एंड डैड के साथ होती है और वो किलर उस फोन को एक लॉकर में रख देता है, जिसे एक आदमी उस लॉकर से निकाल कर एक दूसरे आदमी के पास ले जाता है जो शायद उसका बॉस होगा, पर अभी हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। वो फोन की कॉलर हिस्ट्री चेक करता है जिसमें लास्ट कॉल दूही को की होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसी आदमी ने उस किलर को दूही को मारने के लिए कहा था। तो आखिर ये है कौन, इसका पर्दाफाश तो आगे जाके होगा। इसके बाद हम गायोन को देखते हैं जिसने दूही के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर ली थी। इसके बाद वो काफी गुस्से में तलवार के साथ डांस करने लग जाती है। वहीं इधर हम मैडम जू को देखते हैं जो गॉड से प्रे कर रही थी कि मुझ में दूही को सच बताने की हिम्मत आ जाए। उसी वक्त हमें मैडम जू के बड़े बेटे को दिखाया जाता है जो रात के वक्त शिकार कर रहा था और उसका चेहरा देखकर हमें समझ आता है कि ये तो इतना भी भोला नहीं है। वहीं नोसुक के बेटे का भी हम एक अलग ही रूप देखते हैं जिससे हमें समझ आता है कि ये चोमू भी इतना सीधा साधा नहीं है। इसके बाद हम मैडम सुवान को देखते हैं और उसने जो फेक आर्टिकल पब्लिश करवाए थे वो उसको हटवाने की बात करती है, मगर मीडिया वाले कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप चाहती हैं तो आपको बहुत सारा पैसा देना होगा। इसीलिए उसका गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है दूही के खिलाफ और वो गुस्से में कहती है कि दूही मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद हम जोशियो को भी देखते हैं और वो भी थोड़ा अजीब लग रहा था। वो दूही की बनाई हुई टाई को अजीब तरह से गूंद रहा था। अब पता नहीं ये सभी अजीब लोग दूही के लिए खतरा बनेंगे या फिर क्या होगा, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। फिर हम दूही को देखते हैं जो काफी सैड होती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। तभी रोड क्रॉस करते हुए वो न्यूज में देखती है कि मिस्टर तेजुन ने सुसाइड कर ली है। इससे वो और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि कल ही तो उसकी मिस्टर तेजुन से बात हुई थी। वो रोड पर खड़ी होकर उस न्यूज को देख रही होती है कि तभी एक बाइक वाला तेजी से आकर उसके ऊपर एसिड फेंक के चला जाता है, मगर एसिड उसे लगने से पहले गुआन उसके आगे आ जाता है जिससे गुआन की पीठ पर एसिड गिर जाता है, पर वो दूही को बचा लेता है और एंड टाइम पर उसने दूही का हाथ भी पकड़ लिया था। मगर दूही को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो गुआन को देखती है और कहती है कि पता नहीं कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा अपना है, पर मुझे जब भी खतरा होता है ये गुआन कहीं का मेरे सामने आ जाता है। और इसी के साथ इस पार्ट का एंड होता है। कहानी में आगे जाके बहुत से राज खुलने वाले हैं जिनका हमें आगे जाके पता चलेगा।